देखो कोलैड में जो प्रिपरेशन का है, प्रिपरेशन में प्रॉपर्टीज है पेप्टाइड। पेप्टाइड नोट कर लो पेप्टाइडेशन। अब इसे पूछेगा व्हाट यू मीन बाय पेप्टाइडेशन, पेप्टाइडेशन से क्या समझ। तो पेप्टाइडेशन प्रोसेस है जिसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसमें, कोलाइडल सोल्यूशन, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो कोलाइडल सोल्यूशन में कन्वर्ट होता है। तो सिंपली लिखना है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सोल्यूशन by using suitable electrolyte is called peptidation. Electrolyte is called peptiding agent. और एग्जाम्पल ही देना कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कन्वर्ट इनटू कोलाइडल सॉल्यूशन बाय एडिंग फेरिक क्लोराइड। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेप्टाइजेशन आप, ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अब एक इसमें होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड। कोलाइड में इम्प्योरिटीज कुछ आ जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन, और उसमें इंपॉर्टेंट है आपका डायलिसिस, ठीक। तो लिखिएगा डायलिसिस। डायलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें उसमें जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहता है क्रिस्टलोइड्स के लिए, ठीक है, और कोलाइड्स रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, सुटेबल मेम्ब्रेन के द्वारा डिफ्यूजन के द्वारा सेपरेट करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, डायलिसिस। और एक इम्पोर्टेंट है, हमेशा आपको बार बार क्या करता है, नॉर्मली आप देखते होंगे कि जिसका किडनी फेल हो जाता है उसके ब्लड का, किडनी हमारा काम करता है प्यूरिफाई करता है ब्लड। तो जब किडनी काम नहीं करता है तो उस समय पेशेंट को हम लोग डायलिसिस करते हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं आर्टिफिशियल, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, डायलिसिस। तो आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट बिहार बोर्ड छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि प्रिपरेशन में पेप्टाइजेशन और ये प्यूरिफिकेशन में डायलिसिस। तो इसमें क्या करता है, कोलाइड को एक सुटेबल कंपार्टमेंट मेम्ब्रेन में रखा है, एक कंपार्टमेंट मेम्ब्रेन, और इसमें हम इधर से वाटर हम नहीं कर पाते, और वाटर के पास करते हैं, ये तो हमारे ये है ठीक है, और इजी रहता है, क्रिस्टलोइड इम्प्योरिटी जो रहता है वह इम्प्योरिटी बाहर निकल जा रहा है, जिसके ऊपर कोलाइड बाहर नहीं निकल पाता है, केवल इम्प्योरिटीज क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या चीज, डायलिसिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, एक कोलाइडल सॉल्यूशन प्रॉपर्टी, एक दो प्रॉपर्टी से हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो पहला लिखना है, फर्स्ट पॉइंट लिखना है हेट्रोजीनस कैरेक्टर, हेट्रोजीनस कैरेक्टर, यानी यह हेट्रोजीनस होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, हेट्रोजीनस, ठीक। दूसरा हम लोग इसमें पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करता है। और कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है उसके मॉलिक्यूलर मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे अगर हम बात करें इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, तो उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं केबी इंटू ये डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर यह ज्यादा होगा तो यह बहुत कम हो जाएगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में अगर हम लोग बात करें तो कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज बड़ा होता है तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी क्या हो जाता है, ज्यादा। तो मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो जाता है तो इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू काफी कम हो जाता है। इतना कम हो जाता है उसे मेजर नहीं किया जा सकता है। केवल हम लोग वनली
ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा हम लोग मॉलिक्यूलर मास मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखना है, लिखिएगा। एक यहां पर क्वेश्चन पूछता है कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या मेजर कर सकते हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में केवल ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब कुछ रीजनेबल 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होता है ना, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कोलाइडल सॉल्यूशन का केवल हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर रीजनेबल एक्यूरेसी मेजर कर सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव आता है इसमें, तो कंपटीशन में भी आता है, यहां भी आता है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, केवल ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक, नोट कर लीजिएगा। देखिए जो कोलाइडल में हम बात कर रहे हैं, जैसे आपको पेप्टाइजेशन पढ़ा दिए, ठीक है, डायलिसिस पढ़ा है, टिंडल इफेक्ट, इज सब हॉट क्वेश्चन। इसलिए जितना ज्यादा बढ़िया से पढ़िएगा, बिहार बोर्ड का सवाल आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो बहुत ही आसान है। तो आइए इसको देखते हैं। होता क्या है, टिंडल इफेक्ट एक ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है कि जब हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन में, ये अगर हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है और यहां से लाइट पास करें, लाइट, इतना जो पाथ है, इधर से लाइट गुजरेगा, ये लाइट जो हो जाता है, ये पाथ जाता हुआ दिखाई पड़े। जैसे अगर घर में कहीं से रोशनी होता है, सनलाइट आता है, तो दिखाई पड़ता है, घर दिखाई पड़ता है। तो रूम में डस्ट पार्टिकल के कारण वहां लाइट का स्कैटरिंग होता है, इसीलिए आपको वह पॉइंट दिखाई पड़ता है। अगर रूम को 100% डस्ट फ्री कर दें, जो कि पॉसिबल नहीं है, अगर डस्ट फ्री कर देंगे तब यह पाथ आपको दिखाई जाता हुआ नहीं। तो यह केवल कोलाइडल सॉल्यूशन शो करता है। वो भी आपको बताया था कि लायोफिलिक नहीं करता है, लायोफोबिक करता है। ठीक है, तो ये हमारा एक टिंडल इफेक्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जब भी आप इसको याद कीजिए, छोटा छोटा क्वेश्चन है जो आप वहां बोर्ड में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यह वीडियो आपके लिए बड़ा ही यूजफुल है और स्कोरिंग है, जिससे आप स्कोर कर सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो है, तो कहता है कि द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पोजेस इलेक्ट्रिकल चार्ज, कि जो डिस्पर्स फेज होता है या डिस्पर्स सॉल्यूशन, उसके पास क्या होता है, चार्ज होता है। तो कहता है ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, तो ड्यू टू फॉलोइंग रीजन में कहता है पहला ड्यू टू फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। जैसे मान लीजिए डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन होगा, उस फ्रिक्शन के कारण भी क्या होता है, चार्ज अपीयर हो जाता है। अगर डिस्पर्स फेज पर पॉजिटिव है तो डिस्पर्सन मीडियम में आपका नेगेटिव होगा, तो चार्ज अपीयर हो सकता है। दूसरा है कि ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल, जैसे साबुन ओबुन डिसोसिएट होता है, तो सोडियम एस्ट्रेट या सोडियम पाल्मेट, तो उसमें एक आयन बना लेता है धनायन और एक बना लेता है एनायन। और एक होता है कि ड्यू टू सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयन, जैसे हम लोग देखे थे कि फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड पढ़े थे, पेप्टाइजेशन, ये फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड है। इस फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड में आयन क्या है, एक तो हमारा Fe3- है और एक क्या है, OH-। तो कहता है कि इस कोलाइडल सॉल्यूशन का एक कैरेक्टर है कि इसके लैटिस में कौन कौन है, फेरिक आयन और OH-। तो अगर इसमें कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाल दें जिसमें या तो Fe3+ हो या उसमें क्या हो, OH-, तो वह क्या करेगा, अपने सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेगा। अगर हम लोग इसमें डाल दें FeCl3, क्या डाल दें, तो इसमें क्या होगा, Fe3+ और Cl- होगा ना जी। तो ये क्या करता है, फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड, फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड क्या करता है, अपने ऊपर फेरिक आयन को एडजॉर्ब कर लेता है। किसको एडजॉर्ब कर लेता है, फेरिक आयन, अपने ऊपर फेरिक आयन को क्या कर लेता है, एडजॉर्ब। तो सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन का यही है कि जो इसके लैटिस के साथ कॉमन है उसी को क्या करेगा, एडजॉर्ब करेगा, उसी को एडजॉर्ब करेगा। तो इस 3 रीजन के कारण हमारा जो कोलाइडल पार्टिकल्स होता है उसके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। तो इसमें हमको क्या करना है कि कुछ पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड होते हैं और कुछ निगेटिवली चार्ज कोलाइड होते हैं, उसको हम लिख दे रहे हैं, आप भी नोट कर लीजिए और याद रखिएगा कि पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड कौन कौन है और निगेटिवली चार्ज कोलाइड कौन कौन है। ठीक है, तो ये आपका याद रखना है कि ये हमारा पॉजिटिवली
सोल में आता है हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड। जितना भी हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड है वह मेटल हाइड्रो ऑक्साइड, बेसिक डाई, मिथिलीन ब्लू, पर्शियन ब्लू, हीमोग्लोबिन भी आपका पॉजिटिवली कोलाइड से ऑक्साइड। और निगेटिवली में आता है मेटेलिक पार्टिकल्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जितना भी मेटल्स होगा वो आपका निगेटिवली सोल होगा। उसके अलावा मेटल सल्फाइड, एसिडिक डाई, योसिन, कांगोरेट और सोल ऑफ स्टार, जिलेटिन, गम, क्ले और चारकोल, ये हमारा निगेटिव सोल है। तो कुछ कोलाइड्स पॉजिटिवली होते हैं और कुछ कोलाइड्स निगेटिवली, तो इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में या थ्योरी को और मजबूत करने में, कंसेप्ट क्लियर करने में हेल्प करता है। ठीक है, यहां पर वीडियो को पॉज करके आपको क्या करना है, नोट कर लेना है। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपको क्या बताया, पेप्टाइजेशन बताया, डायलिसिस बताया, उसके बाद आपको बताया टिंडल इफेक्ट बताया, ठीक है, उसके बाद आपको बताया चार्ज पार्टिकल है, और इसी तरह से यह इलेक्ट्रोफोरोसिस है। तो हम अभी अभी देखे हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन में आइदर कोई पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज। अब मान लीजिए विद्यार्थी कि जैसे कि ये हमारे पास एक यू शेप का ट्यूब है, यह है यू शेप का ट्यूब, ठीक है, और हमने क्या किया, इसमें एक इलेक्ट्रोड यहां पर क्या किया, लगा दिया, और इधर भी हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रोड हमने लगा दिया। तो मान लीजिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और यह निगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इसको बैटरी से जोड़ेंगे, बैटरी से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अच्छा, इसमें जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा तो आइदर पॉजिटिवली होगा या क्या होगा, निगेटिवली। तो अगर मान लीजिए कि यहां पर जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो हमारा निगेटिव है, मेटल का कोलाइड, वो क्या है, मेटल का कोलाइड से, तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो निगेटिवली चार्ज कोलाइड निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा नहीं, या किसके तरफ जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ही जाएगा, मूव करेगा। यानी कोलाइड इलेक्ट्रिसिटी जब पास करेंगे तो कोलाइडल पार्टिकल जो है अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव के पास जाकर यहां जमा होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो किधर जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरोसिस। यानी जब इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर कोलाइडल पार्टिकल रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरोसिस। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रोफोरोसिस। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरोसिस। देखिए छोटा छोटा डिफिनेशन है, छोटा छोटा डिफिनेशन आसान भी है, एकदम नंबर बिटोरने वाला चीज है। ये सब नंबर आप बिटोर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। एक छोटा छोटा क्वेश्चन छूट जाएगा तो मजा नहीं आएगा, दर्द होगा। ऐसा आपका 2 नंबर ये क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को यहां पर रोककर, इलेक्ट्रोफोरोसिस। अब जैसे कोगुलेशन है, मान लो कि कोलाइड है, एक कोलाइडल सोल्यूशन है, एक कोलाइडल पार्टिकल है ना, यह है कोलाइडल पार्टिकल। अब ये जो कोलाइडल सोल्यूशन है तो इस पर या तो मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ये सब क्या है। अब मान लिया कि कोलाइड हमने लिया है, पॉजिटिवली कोलाइड लिया है, निगेटिवली भी ले सकते हैं। जब निगेटिवली लेंगे तो उस पर निगेटिव चार्ज होगा, जब निगेटिव लेंगे तो उसका क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। और अभी ये क्या है, पॉजिटिव। तो सिमिलर चार्ज है तो कोई भी पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक नहीं आएगा, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। पार्टिकल नीचे पेंदी में क्या होगा, नहीं जमेगा। लेकिन अगर इसमें हम क्या करें, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दें, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हम डाल देंगे, मान लो हमने इसमें डाल दिया NaCl, तो यह NaCl यह हो गया Na+ और यह होगा Cl-। ठीक है, अब देखो ये जो Cl- इसमें जाएगा वो सभी पार्टिकल को न्यूट्रल कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। पॉजिटिव चार्ज है, यह है निगेटिव चार्ज, इस पर है पॉजिटिव चार्ज, क्या करेगा, निगेटिव कर देगा। अगर ये निगेटिव कोलाइड रहता तो उसको कौन न्यूट्रलाइज कर देता, पॉजिटिव चार्ज। तो जब पार्टिकल न्यूट्रलाइज कर देता तो क्या हो जाता, तो पार्टिकल न्यूट्रलाइज कर देता तो ये पार्टिकल जो है न्यूट्रलाइज और नीचे पेंदी में क्या हो जाता, बढ़ जाता। तो नीचे पेंदी में बढ़ जाता तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन या प्रिसिपिटेशन। नहीं, और ये जो आयन इसको न्यूट्रलाइज कर दे रहा है
उसको कहते हैं कोगुलेटिंग एजेंट। क्या कहते हैं? कोगुलेटिंग एजेंट, जो कोगुलेशन कॉज कर रहा है। ठीक है, तो आइए कोगुलेशन का हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। इसी तरह से छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा जिसका डिफिनेशन आपको लिखना होगा। ठीक है, यही है, द फिनोमिनन ऑफ प्रिसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बाय एडिंग एक्सेस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड कोगुलेशन। इसी को फ्लोकुलेशन भी कहते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोककर। कोगुलेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है हार्डी-सुल्जे। तो हार्डी-सुल्जे रूल्स में क्या कहता है कि कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन है तो उसका जो अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो उसको निगेटिवली कोलाइड से न्यूट्रलाइज करेगा, या निगेटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज करेगा। यानी किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन का ऑपोजिट आयन उसको क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। ठीक है, उसमें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो उसका ऑपोजिट आयन क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। तो आइए इन पॉइंटों को हम लोग क्या करते हैं? लिख लेते हैं। तो ये हार्डी-सुल्जे रूल है कि द आयन कैरिंग द चार्ज opposite to that soul particles are effective in causing coagulation of soul। हमने क्या कहा है कि अगर कोलाइडल पार्टिकल पॉजिटिव्स है तो उसके इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव आयन कोगुलेट करेगा, उसको प्रिसिपिटेट करेगा। या मान लीजिए कि निगेटिव्स है तो पॉजिटिव कोगुलेट करेगा। दूसरा कहता है कोगुलेशन पावर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वैलेंसी ऑफ एक्टिव आयन। एक्टिव आयन उसी को कह रहा है कॉज कोगुलेशन, जो कोगुलेशन कॉज करेगा उसी को एक्टिव आयन कहते हैं। ठीक है, यानी ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ कोगुलेटिंग आयन कॉज मोर कोगुलेशन, कि जिसका वैलेंसी जितना ज्यादा होगा वह कोगुलेशन ज्यादा कॉज करेगा। बस यह याद रखिए कि जो एक्टिव आयन है जो कोगुलेट कर रहा है, अगर उसका वैलेंसी ज्यादा है तो उसका कोगुलेटिंग पावर भी ज्यादा है। इसमें एक और इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोककर, और इसमें आपको एग्जाम्पल के साथ हम समझा देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कैसे उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग नोट करते हैं। ठीक, अब मान लीजिए हमारा जो सोल है वो पॉजिटिव है, तो इसका जो कोगुलेटिंग आयन होगा, कोगुलेटिंग आयन जो इसको कॉज करेगा वह तो हमारा क्या होगा? नेगेटिव। अब पॉजिटिव में कौन है? तभी भी हम बताएं कि हाइड्रेटेड मेटल ऑक्साइड जो है, ठीक है, वो आपका है, या हाइड्रो ऑक्साइड है, या हीमोग्लोबिन है, वो हमारा पॉजिटिव है। तो उसको कोगुलेशन कोगुलेट कौन करेगा या फ्लोकुलेट कौन करेगा? तो निगेटिव साइन। तो निगेटिव साइन में जिसका वैलेंसी ज्यादा होगा वह कोगुलेट ज्यादा करेगा। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है Cl माइनस, SO4 माइनस, PO4 माइनस, और ये हो जाए ऐसा दिया है ये माइनस। अगर पॉजिटिव सोल है तो निगेटिव साइन कॉज करेगा, तो सब पर निगेटिव चार्ज है। अब इसका देखिए वैलेंसी 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है और इसका 4 है। तो जिसका वैलेंसी ज्यादा है वह ज्यादा थक्का जमाएगा, यानी इसका कोगुलेटिंग पावर ऐसे हो। ठीक है, अगर मान लीजिए हम कहें फॉर निगेटिव सोल अगर हम मेटल ले लें, कोई भी मेटल ले लें, मेटल हमारा निगेटिवली सोल होता है तो उसमें पॉजिटिव डालना होगा। तो पॉजिटिव में मान लो जैसे कि है Na+ है, Mg2+ है, Al3+, तो इसमें किसका वैलेंसी ज्यादा है? तो एल्युमिनियम आयन का, इसीलिए सोडियम से ज्यादा इसका कोगुलेटिंग पावर ज्यादा। तो ऐसे भी सवाल आपसे क्या करता है? पूछता है कि कौन मेटल्स कोलाइड के लिए इफेक्टिव कोगुलेट करेगा? तो एल्युमिनियम है, लेकिन उसमें आपको याद रखना पड़ेगा किस कोलाइड पे कौन सा चार्ज। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए यहां पर क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड है। कोलाइड को प्रोटेक्शन क्या है? कोलाइड का एक नेचर है कोगुलेट करने का, थक्का जमने का। यह एक नेचर है कोलाइड का। तो हम चाहते हैं कि कोलाइड थक्का नहीं जमे। तो आप जानते हैं कि कोलाइड में 2 तरह का कोलाइड होता है, लायोफिलिक और लायोफोबिक। तो लायोफिलिक कोलाइड स्टेबल होता है, हम बताए थे, और लायोफोबिक कोलाइड क्या होता है? अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो हमको लायोफिलिक के लिए कोई टेंशन नहीं है कि जो कोलाइड है हमारे पास,
यहाँ पर जो कोलाइड है लायोफिलिक में क्या हम बताए थे कि अगर ये लायोफिलिक है तो इसका डिस्पर्सन मीडियम के साथ अट्रैक्शन है। तो यहाँ अगल बगल का डिस्पर्सन मीडियम इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करके रखेगा। लेकिन लायोफोबिक कोलाइड में डिस्पर्सन मीडियम के साथ डिस्पर्स फेज का कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। तो धीरे धीरे पेंदी में क्या हो जाएगा, जमेगा, क्योंकि डिस्पर्सन मीडियम से इसका कोई अट्रैक्शन नहीं है। अब हम चाहते हैं कि इसका क्या हो, कोगुलेशन नहीं हो, थक्का नहीं जमे, नीचे पेंदी में नहीं जाए। तो ये हमारा है लायोफोबिक कोलाइड। क्या है, लायोफोबिक कोलाइड। और ये हमारा है लायोफिलिक कोलाइड। अब हम लोग करते क्या है, इस लायोफिलिक कोलाइड को इसमें क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो मिलाने से क्या होता है कि जो ये लायोफिलिक कोलाइड का पार्टिकल है इसके सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाता है। इसके सरफेस पर क्या हो गया, एडजॉर्ब। अब यह इसके सरफेस पर जब एडजॉर्ब हो जाता है तो ये जो उजला वाला है जो लायोफोबिक कोलाइड है उसका ना अट्रैक्शन डिस्पर्सन मीडियम से नहीं है, लेकिन इसका तो अट्रैक्शन डिस्पर्सन मीडियम से है। ये जो लायोफिलिक कोलाइड है वो तो डिस्पर्सन मीडियम से क्या करेगा, पकड़ के रख ले। जैसे मान लो कोई लड़का भाग के जा रहा है, ये एक लड़का है जो भाग रहा है और उसको 5 गो लड़का क्या किया, पकड़ लिया तो भागेगा। तो ये जो हम जो बनाए हैं ये लायोफिलिक कोलाइड क्या करेगा, डिस्पर्सन मीडियम से अट्रैक्ट रह जाए। जब अट्रैक्ट होगा तो ये पार्टिकल नीचे पेंदी में क्या होगा, नहीं बैठेगा। तो इस जो लायोफिलिक कोलाइड है, इसी लायोफिलिक कोलाइड को हम लोग कहते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड। क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव कोलाइड। इसे कहते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड और इसको कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। तो एक तो टर्म हो गया प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड। दूसरा, जो कोई लायोफिलिक कोलाइड्स है उसमें किसी का प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा होता है, किसी का प्रोटेक्टिंग पावर कम होता है। तो लायोफिलिक कोलाइड का जो हम लोग प्रोटेक्टिंग पावर, कौन पावर, प्रोटेक्टिंग पावर मेजर करना होता है। तो प्रोटेक्टिंग पावर जब मेजर करना होता है तो ये मेजर हम लोग करते हैं गोल्ड नंबर से। कैसे मेजर करते हैं, गोल्ड नंबर से। ठीक है, एक हमने से पूछता है गोल्ड नंबर क्या है, क्या पूछता है, गोल्ड नंबर क्या है। तो अब देखो जैसे लायोफोबिक कोलाइड्स है तो मेटल का कोई भी कोलाइड जो होता है वो लायोफोबिक होता है। तो अगर ये हम मान लें कि ये जो कोलाइड है ये 10 ml, ठीक है, गोल्ड सोल है, इसका कोलाइड है गोल्ड सोल, 10 ml है गोल्ड सोल। अच्छा, 10 ml गोल्ड सोल में अगर हमने क्या किया, ठीक है, 1 ml ऑफ, इसमें हमने क्या किया, गोल्ड सोल में 1 ml ऑफ 10% NaCl, 10% NaCl का। तो NaCl में Na प्लस आयन है और Cl आई कोलाइड निगेटिव है, तो सोडियम आयन इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो अगर हम इसको जब डालेंगे तो इसमें कोगुलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि कोगुलेशन नहीं हो। ये जो प्रोटेक्टिव कोलाइड है, इस प्रोटेक्टिव कोलाइड का जितना मिलीग्राम डालेंगे, जितना मिलीग्राम डालेंगे उसी मिलीग्राम को हम लोग कहते हैं क्या चीज, गोल्ड नंबर। क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर द नंबर ऑफ मिलीग्राम, द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिंग कोलाइड required to protect coagulation of 10 ml gold soul by adding
1 ml of 10% NaCl solution is called gold number. The number of milligram of protecting colloid required to protect coagulation of 10 ml gold salt by adding 1 ml of 10% NaCl solution is called gold number. अब कहता है कि जिसका गोल्ड नंबर जितना कम होगा उसका प्रोटेक्टिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा. कमेंट डालने पर कोगुलेशन रुक जाए यानी उसका प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा है. तो यहां पर कुछ का हमको गोल्ड नंबर याद करना होता है. याद रखिए ताकि आपके सवाल में पूछेगा किसका गोल्ड नंबर ज्यादा होता है, ठीक है, या किसका कम होता है. यहां देख लीजिए ये है जिलेटिन का जो गोल्ड नंबर होता है, वो सबसे कम होता है, ठीक है, और यह होता है 0.005 से 0.01 तक. और सबसे ज्यादा होता है स्टार्च का, ये लगभग 6 to 20 होता है, ठीक है. यानी स्टार्च का प्रोटेक्टिंग पावर कम है, जिलेटिन का प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा है. तो इसमें से क्वेश्चन पूछता है, यानी यहां तक कोलाइड से आपको सवाल पूछ सकता है. कोलाइड क्या है? कोलाइड्स में आपको डिस्पर्सन मीडियम, फिर फिजिकल स्टेट जो हमारा है सोल, जेल, इमल्सन, उसका फिजिकल डिस्पर्स पे या डिस्पर्सन मीडियम का स्टेट पूछ सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसमें एग्जाम्पल. फिर लायोफिलिक कोलाइड्स और लायोफोबिक कोलाइड्स. फिर उसके बाद आपको मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स, माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स और एसोसिएटेड कोलाइड. फिर आपका प्रिपरेशन में पेप्टाइजेशन है, पेप्टाइजेशन पूछ सकता है. फिर उसके बाद डायलिसिस, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रोपोरोसिस, ठीक है. उसके बाद कोआगुलेशन, फ्लोकुलेशन और फिर प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स. इतना इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा इस चैप्टर से यही से पूछता है. तो हम उम्मीद करते हैं कि जब आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, 1-2 बार पढ़ लीजिएगा तो यह चीज आपको समझ में आ जाए, ठीक है. तो चलिए आज यही रहने देते हैं. अब एक इसमें है आपका इमल्सन और कैटालिसिस. तो नेक्स्ट क्लास में आपका इमल्सन और कैटालिसिस करा देंगे, तो ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है.